बच्चों, आज मैं कक्षा 3 की पाठ 3 शब्द और वाक्य पाठ पढ़ाऊंगी। यह हिंदी व्याकरण से है। तो पिछले पाठ में आपने भाषा और वर्णों के बारे में जाना, जिसमें स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में था। इन्हीं वर्णों को जोड़कर अब हम शब्द बनाएंगे और शब्दों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप एक चित्र देख रहे हैं, जो एक खेत का चित्र है। उसके बाद एक किसान का चित्र है। तो इन दोनों चित्रों के नाम अगर हमें लिखने पड़े तो हमें इस प्रकार लिखना होगा: ख, ए, त, अ। इसमें आप देख रहे हैं व्यंजन और स्वर मिले हुए हैं। स्वरों की मात्राएं बनाई गई हैं इस प्रकार से, और फिर इन्हें जोड़कर खेत शब्द बना है। उसी प्रकार यहाँ भी व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर अलग अलग वर्ण हैं, जिन सभी को एक जोड़ के चिन्ह के द्वारा जोड़ा गया है, और फिर इन स्वरों की मात्राएं बनाई गई हैं और इन मात्राओं के साथ वर्णों को लिखा गया है। फिर इन वर्णों को जोड़ के चिन्ह के द्वारा जोड़कर इस तरह से शब्द बनाए गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि स्वर और व्यंजन को जोड़कर वर्ण बने हैं और इन वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए गए हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ खेत और किसान, ये दोनों चित्रों के नाम लिखे गए हैं। इसी प्रकार अन्य शब्द भी बनाए जाते हैं। जैसे ये शब्द बने हैं, इसी प्रकार बाकी के शब्द भी बनेंगे। तो शब्द की परिभाषा अगर कही जाए तो इस प्रकार है: दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल, यानी सही सही जोड़ करना, सही सही जोड़कर लिखना को शब्द कहलाता है। जैसे शेर, सेब, दरवाजा, बर्तन, पलंग। यहाँ आप जितने भी चित्र दिख रहे हैं उनके सही सही नाम इस प्रकार लिखे गए हैं। देख रहे हैं आप, इस चित्र का नाम है शेर और इसका नाम है सेब, ये दरवाजा है, फिर बर्तन और पलंग। तो इसे सार्थक शब्द इसलिए कहेंगे क्योंकि ये इन वस्तुओं के, इन चीज़ों के सही नाम हैं और इनको सही तरीके से लिखा गया है। अगर वर्णों को इधर उधर किया जाता, इनको सही क्रम में नहीं लिखा जाता, तो ये वर्ण जो शब्द बनते वो गलत हो जाते, उनका कोई सही अर्थ नहीं निकलता। परंतु यहाँ सभी सही अर्थ निकालकर ये शब्द बनाए गए हैं, इसलिए ये सार्थक शब्द कहलाते हैं। उसके बाद है वर्ण और शब्द में अंतर। तो अब हम जानेंगे कि वर्ण में और शब्द में क्या अंतर है। तो ये आप तो पहले भी जान चुके हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है तथा इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर अ, आ, क, ख, ग, ये दो तरह के वर्ण हैं। एक स्वर है और दूसरा व्यंजन वर्ण है। जबकि वर्णों के योग से शब्द बनाए जाते हैं। ये आपने ऊपर देख चुके हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, और इनके टुकड़े भी किए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर इनको अलग अलग करके लिखा गया है। तो इस शब्द को इस तरह से तोड़कर लिखा गया है। तो जब किसी शब्द को जोड़ा जाता है तो उसे तोड़ा भी जा सकता है। यहाँ आप दो चित्र देख रहे हैं, एक तोता है और ये तितली है। तो इन दोनों के नाम हम इस प्रकार लिखेंगे: तो, ता, और इनको अलग करेंगे तो इस प्रकार तो, जोड़, ता। तो ये दो वर्णों को जोड़ा गया है और जोड़कर ये तोता इस तरह से लिखा गया है। उसके बाद ती, त, ली, इसमें भी आप देख रहे हैं स्वर मिले हुए हैं, उनकी मात्राएं हैं त हर्षई ती जोड़ त जोड़ ल दीर्घई ली। तो ये तीन वर्णों को अलग अलग करके जोड़ा गया है, फिर जोड़कर ये शब्द बना है। तो ये सार्थक शब्द हैं क्योंकि ये इनके सही नाम हैं और ये इस प्रकार लिखे गए हैं। तो अब आप जान गए कि किस तरह वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। उसके बाद शब्दों के भेद। जिस प्रकार वर्णों के भेद थे उसी प्रकार शब्दों के भी भेद हैं। ये दो भेद हैं। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो और निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो। तो सार्थक शब्द में आप देख रहे हैं कि वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द
जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे भवन, शेर, बोतल इत्यादि। तो यहाँ पर जो 3 शब्द दिए गए हैं, ये तीनों शब्द किसी न किसी चीज़ के नाम हैं और सही सही लिखे गए हैं, इनका अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये सार्थक कहला रहे हैं। उसके जस्ट आप देख रहे हैं, इससे तुरंत जस्ट विपरीत आप देखेंगे निरर्थक शब्द कि वर्णों के मेल से बने कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं तो जिनका कुछ भी अर्थ नहीं होता, ऐसे शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे परिभाषा में दिया गया है वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। अब अगर आप वर्णों को जैसे तैसे भी जोड़ दें तो वो एक शब्द बन जाएंगे क्योंकि उनको जोड़ा गया है, परंतु उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए वो निरर्थक कहलाएंगे। जैसे न, व, भ, र, से, त, ल, वो, ये सभी तो शब्द हैं क्योंकि वर्णों को जोड़ा गया है, जोड़कर लिखा गया है, परंतु इनका कोई मतलब नहीं निकलता, इनका कोई सही अर्थ नहीं निकलता। इन नाम के ऐसे कोई भी वस्तु नहीं है, इसलिए ये निरर्थक कहलाएंगे। तो शब्द के बारे में आपने जाना कि वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं। शब्दों के 2 भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकले वो सार्थक शब्द और जिनका कोई अर्थ ना निकले वो निरर्थक शब्द। उसके बाद हम वाक्य के बारे में जानेंगे। वाक्य शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। जिस प्रकार वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं उसी प्रकार शब्दों के मेल से वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस चित्र को देखते हुए ये वाक्य बनेगा, मोनिका साइकिल चला रही है। इसमें आप देख रहे हैं कितने सारे शब्द हैं जो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से और इस प्रकार एक वाक्य बन गया। 1, 2, 3, 4 और 5। तो इस तरह से इनको जोड़कर सही क्रम में लिखा गया जिसका एक सार्थक अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए ये एक शुद्ध वाक्य है। दिए गए वाक्य मोनिका जोड़ साइकिल जोड़ चला जोड़ रही जोड़ है में 5 शब्दों का प्रयोग करके एक शुद्ध वाक्य बनाया गया है। यदि इन्हीं शब्दों को उलट दें तो कैसे होगा ये आप देख लें। मोनिका चला रही साइकिल है। तो जैसे तैसे क्रम में अगर हम इसे लिख दें तो यह एक अशुद्ध वाक्य बन जाएगा क्योंकि इसका सही अर्थ नहीं स्पष्ट हो रहा है, तो जिससे वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार हमने जाना कि शब्दों के सही मेल से ही एक शुद्ध वाक्य बनता है, अर्थात जिस वाक्य से उसका अर्थ स्पष्ट होता है, पूरी तरह से उसका अर्थ पता चलता है, उसको हम शुद्ध वाक्य कहेंगे। और अगर हम उसको जैसे तैसे क्रम में लिख दें तो वो गलत हो जाएगा उसका, क्योंकि सही अर्थ हमें पता नहीं चल पाएगा, जैसा कि आपने वर्ण वाले विभाग में देखा था। उसके बाद वाक्य की परिभाषा इस प्रकार है। सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो यह के बाद मेरी, मेरी के बाद पुस्तक और पुस्तक के बाद है लगेगा। अगर इसको जरा भी इधर उधर करके लिखें शब्द को तो यह वाक्य गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्रमबद्ध रूप में सही क्रम में लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी यह शुद्ध वाक्य बनेगा। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को ही वाक्य कहते हैं। तो अब आप जान गए कि हमें सही वाक्य किस तरह से लिखना है। वाक्य के भी 2 अंग होते हैं इस तरह से, उद्देश्य और विधेय। तो वाक्य के 2 अंग हो गए, उद्देश्य यानी सब्जेक्ट और विधेय यानी प्रेडिकेट। तो उद्देश्य क्या है ये हम जान लें। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, यानी उसका विषय। तो जिस विषय पर हम बात करते हैं या जिस विषय पर कोई वाक्य बनता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं में बच्चे उद्देश्य हैं क्योंकि बात बच्चों के बारे में ही की जा रही है। आप यहाँ देख रहे हैं इस चित्र में
यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों के बारे में बात हो रही है। बच्चे क्या कर रहे हैं? तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसलिए बच्चे उद्देश्य हो गए। इस वाक्य में बच्चे उद्देश्य हो गए। और विधेय क्या है ये अब हम देखेंगे। तो उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाए उसे विधेय कहते हैं। यानी जिस विषय पर जो बातें कही जा रही है, किसी विषय पर हम जब कोई बात कहते हैं तो उन बातों को विधेय कहते हैं। जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, में क्रिकेट खेल रहे हैं विधेय है, क्योंकि यह बात बच्चों के बारे में कही जा रही है। तो अब आप समझ गए होंगे कि उद्देश्य और विधेय एक वाक्य में किस तरह से दो भाग में बांटे जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक वाक्य था कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, इसमें बच्चे हो गए उद्देश्य और क्रिकेट खेल रहे हैं विधेय। तो इस प्रकार वाक्य के दो अंग हो गए, उद्देश्य और विधेय। तो इस पाठ में आपने शब्द और वाक्य के बारे में जाना कि किस प्रकार से शब्द बनते हैं और वाक्य बनते हैं। तो इस पाठ के मुख्य जो निचोड़ है, मुख्य जो उसके अंश हैं वो इस प्रकार हैं। ये आपको स्मरण करने योग्य है, आप ज़रूर इसको याद करेंगे। व्याकरण भाषा को शुद्ध बोलने और लिखने का ज्ञान कराती है। जैसा कि आज हमने शुद्ध शब्द बनाना और शुद्ध वाक्य बनाना सीखा इस पाठ में, उसी प्रकार उसके बाद व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, क्योंकि निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। इसीलिए हम निरर्थक शब्दों पर जोर नहीं देते, हमें सार्थक शब्दों पर जोर देना है और उसका ज्ञान हमें ज़रूर लेना है। इसलिए व्याकरण हमें केवल सार्थक शब्दों का ज्ञान ही कराता है। तो हम ये समझ गए कि व्याकरण से हम किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना सीखते हैं, क्योंकि व्याकरण में भाषा के सारे नियम दिए रहते हैं। धन्यवाद।